it slow. ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू दोस्तों लेक्चर 8 में ले रहा हूं। आपने देखा होगा यूट्यूब में एक ही लेक्चर में उन्होंने पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया। मुझे कई बार ऐसा लगता है यार हो कैसे सकता है वो चैप्टर 1, इतनी सारी बातें, इतने सारे कंसेप्ट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन एंड फॉर द रियल नॉलेज। आपकी सक्सेस के लिए वो सभी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी मैं लेक्चर पूरा चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो आई विल बी टेकिंग अ स्पेशल रिविजनरी वीडियो। मुझे लगता है वो रिविजनरी वीडियो भी जो मैं बनाऊंगा वो भी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द मेन लेक्चर जो बाकी सबने अपलोड किए हैं। यार जब तक आप इसको रियलिटी से रिलेट नहीं करोगे आपको समझ ही नहीं आएगा। मैं तो ये कहता हूँ 50% इज वेरी ईजी, मुझे मालूम है ना, लेकिन हम 50% के लिए काम कर ही नहीं रहे। आपने मेरे लेक्चर्स 50% के लिए नहीं लिए, ठीक है। बस आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रजिस्टर ओपन करके लिखते रहें। आज का जो क्लास है उसका नाम है लेक्चर नंबर 8, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर 5A NISM सीरीज। चैप्टर 1 कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप की बातें हो रही हैं। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप बताया था कि ऊपरी सतह हम देख रहे हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कौन से एसेट्स होते हैं, रिटर्न क्या होता है, सेविंग्स क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं, बिहेवियर एस्पेक्ट क्या होता है। ये सभी बातों को मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया। बेटे आज सेकंड लास्ट लेक्चर है। आप कमर सीधी करके मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब समझ आने वाला है ना। तो आइए मैं भूपेश आनंद अपनी कहानी को शुरू करता हूं, अपनी चर्चा को शुरू करता हूं। लेक्चर 8 इज ऑन लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8। व्हेन आई से लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 इट मींस कि वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ एसेट्स। हमें पता चल गया कि एसेट्स की क्लासेस क्या क्या हैं। देयर आर 4 क्लासेस। अच्छा, उसके अंदर भी सब कैटेगरीज हैं, वो हमने देखी। नो द पॉइंट इज कौन सी क्लास में कितना इन्वेस्ट करना है, यही तो मेन कलाकारी है यार म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की, दैट ही शुड नो कि भाई इस क्लाइंट के लिए क्या 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 क्या। जैसे आप एक डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो 10 पेशेंट अलग अलग तरह के आ रहे हैं, है ना। तो उस डॉक्टर को तो ये चेक करना है कि इस पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, किस तरह की दवाई इसको चलेगी, फिर दूसरे पेशेंट को क्या होगा, क्या उसको कोविड सिनेरियो तो नहीं है, क्या थर्ड को। इट मीन्स दिस, इसी के लिए तो पेशेंट पैसे ले रहा है और डॉक्टर पैसे ले रहे हैं पेशेंट से यार। Now you as a mutual fund distributor you will be becoming an investment advisor also। आने वाले दिनों में जब आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का भी पेपर क्लियर करेंगे तो यू कैन बिकम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। आपको उन सभी लोगों को समझाना है, बताना है। तो अब सवाल आता है प्रैक्टिकल का कि आपके पास पैसे हैं क्लाइंट के। सपोज इनकी क्लाइंट कहता है कि मेरे पास 10 लाख रुपीज हैं, 1 लाख रुपीज हैं, 10,000 रुपीज है, हार्ड अर्न मनी है। आई वॉन्ट टू अचीव दिस टारगेट। आप मुझे गाइड करो कि मैं कौन से एसेट को लूं, कितने पीरियड के लिए लूं, व्हाट आई वांट दिस मच ऑफ रिटर्न। तो आप एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर क्या करोगे, उसकी रिटर्न की बातें देखोगे। अभी इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन रिस्क प्रोफाइल। हम उसकी रिस्क प्रोफाइल को देखेंगे और उसके अंदर रिस्क मतलब टाइम उसके पास कितना है। कई बार ऐसा भी तो होता है कि आपने 18 ईयर्स में एज में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया तो आपका काफ़ी सारा टाइम है। आप कम पैसे से भी कर सकते हैं, आप कम रिस्क से भी कर सकते हैं। बट कई बार आप 50 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास टाइम ही नहीं बचा यार, तो आपको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा। इट मीन्स बट उसकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। इन द लास्ट लेक्चर नंबर 7 वी हैव सीन दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर अ रिस्क प्रोफाइल। उसकी रिस्क की उसकी नीड क्या है, उसकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। तो आपने उसकी रिस्क प्रोफाइल प्रिपेयर की। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एसेट को एलोकेट कैसे करेंगे, उसके जो फंड्स हैं उसको कहाँ कहाँ पे कब कब कितने कितने पीरियड के लिए डालेंगे। तो माय स्टोरी, मेरी कहानी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8, अंडरस्टैंडिंग एसेट एलोकेशन। आपने एसेट की एलोकेशन को समझना है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि एक क्लास में पास होने के लिए जब आप स्कूल में थे तो आपके पास ज्योग्राफी का पेपर भी था, आपके पास हिस्ट्री भी था, आपके पास मैथमेटिक्स भी था, आपके पास इंग्लिश भी था। पास होने के लिए इन सभी पेपर्स की ज़रूरत होती है। आपको सभी में मार्क्स लेकर आने हैं। ऐसा नहीं कि एक ही पेपर में 100 में 100 आ गए और आप उस बाकी सब में 30 आए, नहीं। इट मीन्स यू हैव टू सी कि इसमें कितना परसेंटेज आना चाहिए, इसमें कितना आना चाहिए, इसमें कितना आना चाहिए, सो दैट यू कैन मिनिमाइज दैट रिस्क ऑल्सो। सो एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, बिफोर एडवाइजिंग दैट पर्टिकुलर क्लाइंट, बिफोर इन्वेस्टिंग हिज फंड्स, आपको उस एसेट्स को एलोकेट करना आना चाहिए कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ पहुंचना है। कुतुब मीनार जाना है, लाल किला जाना है, ताजमहल जाना है। तो पहली बात, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न।
वो कितने पीरियड के बाद वो रिटर्न चाहता है, कितना टाइम हॉरिजन है उसके पास। अगर 20 ईयर्स का है तो बड़ा टाइम हॉरिजन है, 50 है तो उसके बाद 10-12 साल का टाइम हॉरिजन है, और उसकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। इन तीनों बातों को मिक्स करके हम संगम बनाएंगे। जैसे इलाहाबाद में, जैसे प्रयागराज में संगम है, 3 रिवर्स मिलती हैं, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न, टाइम हॉरिजन और रिस्क प्रोफाइल को मिलाकर हम एसेट को एलोकेट करेंगे, उसके पैसों को एलोकेट करेंगे। उसका नाम है हाउ आई विल एलोकेट दैट फंड्स। तो बेटे ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसेट एलोकेशन आई थिंक आपको समझ आ गया। अब थोड़ा सा लिख लेंगे ना अगर, यकीन मानिए आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगा। आप कल खुद लेक्चर्स अपने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दोगे। एसेट एलोकेशन, 1 लाख रुपीज है आपके पास, अज्यूम कर रहे हैं 10 लाख रुपीज है, आप बंटी हो और आपके पास यू आर और आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास 4 कैटेगरीज हैं। विद इन दैट देयर आर सो मेनी कैटेगरीज। इक्विटी में बड़ी सारी कैटेगरीज हैं, फिक्स इनकम में बड़ी सारी कैटेगरीज हैं, कमोडिटीज में वी ऑलरेडी सीन दैट। Now the point is, now for a mutual fund distributor it is important that to find out that in which asset and how much percentage he should invest। 10 लाख में से 2 लाख रुपए कहाँ लगाएं, या 1 लाख कहाँ लगाएं, या कितने % कहाँ लगाएं। इट मीन्स देयर आर 2 अप्रोचेस। बेटे एसेट एलोकेट करने के लिए 2 अप्रोचेस हैं। जैसे भगवान कृष्ण रोज सुबह जब लड़ाई करने जाते थे महाभारत की, तो अर्जुन को कहते थे, अर्जुन आज हम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, अर्जुन ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। इट मीन्स पहले से ही प्लानिंग होती थी। इट मीन्स आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैन फॉलो 2 अप्रोचेस। आप 2 अप्रोचेस फॉलो कर सकते हैं। आप लिखेंगे, आपकी वर्कबुक में है, फिर भी लिखेंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे। बेटे 2 अप्रोचेस हो सकती हैं। एक अप्रोच का नाम है स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, और दूसरी अप्रोच का नाम है डायनामिक एसेट एलोकेशन। आई रिपीट, देयर आर 2 अप्रोचेस। फर्स्ट इज स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, सेकंड इज डायनामिक एसेट एलोकेशन। बेटा स्ट्रैटेजिक में क्या होता है, हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि हम इतने % इतना डालेंगे, इसमें इतना डालेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेक्टेड रिटर्न, टाइम हॉरिजन एंड रिस्क प्रोफाइल। वो तो बैक ऑफ द माइंड में बैकग्राउंड म्यूजिक चलना ही चाहिए, ताल से ताल मिला। जैसे कुछ मूवीज आप देखते हो तो उसमें लिखा होता है पीछे से कि भाई बैकग्राउंड म्यूजिक है ना। Whether it is a dynamic asset allocation or whether it is a strategic asset allocation, there has to be a combination of expected return, time horizon and risk profile. But the point is, अगर मैंने पहले से ही प्लानिंग कर लिया है कि भाई यहाँ पे करेंगे, इसमें इतने % करेंगे, उस बात को ध्यान में रखते हुए, उसका नाम है स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। इसको हम दूसरे नाम से पुकारते हैं। कई बार इन एग्जामिनेशन दे आस्क यू, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज परसेंटेज एलोकेशन, दैट आउट ऑफ 10 lakhs I will allot 10% to this, 5% to this, 50% to this, 30% to this. Now these percentages are no doubt on the basis of expected return, on the basis of time horizon, on the basis of risk profile, but we have planned in the beginning। उसका नाम है जी स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट एलोकेशंस जो आपको समझनी है एग्जामिनेशन के लिए और अपने प्रैक्टिकल रिसर्च के लिए। फर्स्ट इज स्ट्रैटेजिक एलोकेशन एंड सेकंड इज टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। तो स्ट्रैटेजिक एलोकेशन में अगर आप देखें तो मैंने लिखा है, आपने ऐसे ही बनाना है पूरे पेज की। बेटे पेज की कंजूसी नहीं करनी। अगर आप नहीं लिख रहे तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, मेरा कोई नुकसान नहीं है यार। आपको बहुत कुछ देना चाहता हूं, आप नहीं लेना चाहते तो मैं क्या करूं दोस्तों। बड़ा सारा फायदा हो रहा है बच्चों को, कुछ देख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। तो मैंने कहा जी एसेट एलोकेशन जो आज हम बात कर रहे हैं कि हाउ वी विल डू प्रैक्टिकल एसेट एलोकेशन, इसके 2 अप्रोचेस हैं। फर्स्ट इज स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन एंड सेकंड इज टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। विद इन स्ट्रैटेजिक मैंने लिखा एज पर फाइनेंशियल गोल्स ऑफ द इन्वेस्टर। हम पहले उसका गोल देख लेंगे, जो हमारा स्टेप नंबर 1 था, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 था। हमने उसको मॉनेटरी फाइनेंशियल गोल्स कैलकुलेट किए उस निवेशक के, और उसमें 3 बातों का संगम किया। एक एक्सपेक्टेड रिटर्न, दूसरा टाइम हॉरिजन, तीसरा उसकी रिस्क प्रोफाइल। तीनों को कंबाइन किया और उसके बाद हमने कुछ स्ट्रैटेजीज डिसाइड की और हमने कहा जी हम इसमें इतना एसेट डालेंगे, इसमें इतनी प्रोपोर्शन डालेंगे। दैट इज नेम्ड एज स्ट्रैटेजिक। एंड इसका नाम दूसरा भी है जो पेपर में आता है, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज एलोकेशन। यू गेटिंग माय पॉइंट? परसेंटेज एलोकेशन। सेकंड इज टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। दोस्तों सेकंड है टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। इसमें क्या होता है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन है। इसमें हम पहले प्लानिंग नहीं करते, मौके पे चौका। मतलब जब हमें लगा कि इसमें ज्यादा बेनिफिट है तो हम वहां पे इन्वेस्ट करवा देते हैं, फिर हमें लगा यहाँ पे नहीं है तो उसे निकाल लेते। इट मींस इट इज मौके पे चौका। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, डायनेमिक एसेट एलोकेशन। इन दिस माय ऑब्जेक्टिव इज कि मैं जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न रेट है उसको मैं मिनिमाइज कर दूं। मतलब रिस्क को मैं मिनिमम करूं विद द सेम रिटर्न और रिस्क को मिनिमाइज करूं
रिस्क को या तो कम कर दूं और सेम करूं विद द मैक्सिमम रिटर्न, और कम कर दूं विद द सेम रिटर्न। अभी बताऊंगा, घबराना नहीं है। आप पहले इसको लिखो ना, ऊपर हेडिंग लिखो एसेट एलोकेशन अप्रोचेस। इसकी दो ब्रांचेस है, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन एंड टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन में हम लिख रहे हैं एज पर फाइनेंशियल गोल्स ऑफ इन्वेस्टर, निवेशक, expected return, time horizon, risk profile. Mutual fund distributor can also allocate on the basis of percentage terms. It is named as strategic। अब मैं आ रहा हूँ दूसरे वाले में जिसका नाम है tactical asset allocation। अच्छा, स्ट्रैटेजिक में आप पहले पूरा कंप्लीट लिख लें। स्ट्रैटेजिक का दूसरा नाम है परसेंटेज टारगेट एसेट एलोकेशन, विच इज ऑल्सो गिवन टू यू इन योर वर्कबुक। इट मीन्स स्ट्रैटेजिक एलोकेशन कह दें या परसेंटेज टारगेट एलोकेशन कह दें, बात एक ही है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। मैं भूपेश आनंद अब आ रहा हूं टैक्टिकल में। टैक्टिकल आपने पेज के दूसरे पार्ट में लिखा है और पहला पॉइंट लिखना है इट इज डायनेमिक। मतलब हमने कुछ प्लान नहीं किया होता, हम अचानक कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी आ रही है ना, उस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करते हैं, फिर वहाँ से नहीं है तो उसे निकाल लेते हैं। तो इट इज़ अ डायनेमिकली एलोकेशन ऑफ फंड्स टू एसेट क्लासेस टू इंक्रीज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। ये बात कहनी है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? झुंड। एक से ज्यादा जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो बेटे उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। आने वाले लेक्चर्स में मैं बताऊंगा। एक ही एसेट में इन्वेस्ट करते हैं 100% तो उसको इंडिविजुअल एसेट बोलते हैं। बट इफ यू इन्वेस्ट in more than one asset then it is named as a portfolio, and when I say a portfolio it means उसका कुछ रिस्क भी होगा, उसका कुछ रिटर्न भी होगा उस झुंड का। जब आप इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी सबके पेपर देते हैं तो ये पोर्टफोलियो सब्जेक्ट है। आपको सभी में अच्छे नंबर लेकर आने हैं, ऐसा नहीं कि खाली मैथ्स में लाने हैं तभी आप पास हो गए। इसी तरह से मान लेते हैं उस पोर्टफोलियो में दो एसेट्स हैं, एक एसेट ए और एक एसेट बी है ना। तो आपको उन दोनों एसेट्स ए और बी को मिलाकर हम कहेंगे पोर्टफोलियो। उसका एक रिस्क होगा और उसका एक रिटर्न होगा। अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। बट इसमें डायनेमिकली एसेट एलोकेशन में मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मैं उसका जो रिस्क है या तो सेम रखूं और रिटर्न बढ़ा दूं, और या रिस्क कम रखूं रिटर्न सेम रहे। तो यही बात मैंने लिखी है, टू इंक्रीज द रिस्क। ये बात बड़ी समझदारी वाली है दोस्तों। टू इंक्रीज द रिस्क, to increase the risk adjusted return of portfolio with the risk, if I want to first strategy can be risk मैं कम कर देता हूँ रिटर्न सेम आए, या रिस्क सेम रखता हूँ रिटर्न ज्यादा आए। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं आज आपके सामने एक लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ बेटे। आज के लेक्चर का आपको पेपर में बार बार पूछ रहे हैं व्हाट आई मीन बाय रीबैलेंसिंग। अच्छा, आप ये बताओ, आपकी तबीयत हमेशा ठीक रहती है, बीच बीच में खराब भी होती है? कभी आपने देखा मार्केट हमेशा ऊपर चलती रहती है या कभी कभी गिरती भी है? बेटे, बड़ा संसार का नियम है कि कोई भी चीज एक जैसी नहीं रहेगी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बात बोली थी कि सब कुछ बदल रहा है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी तबीयत हमेशा ठीक रहेगी। कभी आप चाइल्ड में, कभी धीरे धीरे जवानी में, धीरे धीरे बुढ़ापे में, फिर आपकी डेथ हो जाएगी। सभी की होगी बेटा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपनी का अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो इंक्रीज ही करते हैं। हिंदुस्तान लेवर्स, मारुति, बेटा ऐसा रहा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इसी तरह से जब आप पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, ए और बी में मान लेते हैं देयर आर टू एसेट्स, आपने एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन किया और आपको लगा कि दो एसेट्स खरीदने चाहिए। इससे उस इन्वेस्टर का रिटर्न भी, उस इन्वेस्टर का टाइम हॉरिजन भी और उस इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल भी मैच करता है। तो आपने उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। आपने इन्वेस्ट कर दिया अपने फंड्स, अपने इन्वेस्टर के पैसे। समय बीतने लगा। जैसे समय बीता, जैसे था ना, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए। यहाँ पे दोनों नहीं मरेंगे, समय बीतेगा। अब आप ये बताइए, जब समय बीतेगा तो जिस प्राइस पे आपने एसेट ए की सिक्योरिटीज को खरीदा था या म्यूचुअल फंड यूनिट्स को परचेज किया था, क्या लगता है वो प्राइस वही रहेगा या धीरे धीरे ऊपर नीचे भी हो सकता है? बेटे, ऊपर नीचे क्यों नहीं होगा? आपके मन के विचार रोज बदल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि म्यूचुअल फंड के या अपोलो टायर्स के या हिंदुस्तान लीवर के या नेरोलैक पेंट्स के क्या प्राइसेस सेम रहने वाले हैं? नहीं यार, वो चेंज हो जाएंगे, अलग अलग होंगे। डिमांड सप्लाई पे काम चलेगा। रशिया वर्सेस यूक्रेन का वॉर हो रहा है, आपको पता है। इजराइल वर्सेस गाजा का वॉर हो रहा है, आपको पता है। ग्लोबल वार्मिंग, बेटे दुनिया बदल रही है तो प्राइजेस भी तो चेंज होंगे। मैंने कहा T0 पे आपने 1 लाख रुपए में 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी एसेट ए में और 50,000 की इन्वेस्टमेंट की थी एसेट बी में। बट कुछ समय के बाद ये इन्वेस्टमेंट्स की 1:1 की रेशियो जो आपने सोची थी ये चेंज हो सकती है। आप पहले ए पॉइंट लिख लें, बाकी बातें इसके बाद बताऊंगा। मॉडिफाइंग द करंट एसेट एलोकेशन,
मतलब नई वाली एसेट एलोकेशन, उस नई वाली को, जैसे मैंने T0 में इन्वेस्ट किया 1,00,000 रुपए, अभी मैं इसमें मैंने लिखा भी है 50,000 रुपए ए में डाले, 50,000 बी में डाले, ये T0 में था, लेकिन समय बीतने लगा, मैं T1 पे आ गया। T1 में नाउ द प्राइस ऑफ द एसेट ए एंड द प्राइस ऑफ द एसेट बी इज, देयर हैज टू बी अ डिफरेंस, नो डाउट चेंज होगा, दुनिया बदल रही है, सब बदल रहा है, चेंज हो जाएगा। अच्छा, जब चेंज होगा तो यहां पर जो रेशो थी 1:1 की, क्या वो रेशो भी चेंज होगी? 101% चेंज होगी, क्यों नहीं होगी? अच्छा, जब ये रेशो चेंज होगी तो क्या इसका रिस्क और रिटर्न का प्रोफाइल भी चेंज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज होगा। लेकिन आप सोचिए, आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आपने क्लाइंट को यहां से लेना स्टार्ट किया था, आपने यहां पर इसकी रिस्क प्रोफाइल चेक करी थी, आपने इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न यहां पे देखा था, बट अब ये बदल गया है, तो क्या आपकी ड्यूटी नहीं है कि इस पोर्टफोलियो में जो T1 में है इसको दोबारा से ठीक करना, इसको दोबारा से रीबैलेंस करना, सो दैट जो आपने स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजिक अलायंस, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन सोचा था रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे, वही स्टेटस को यहां पे मेंटेन हो। तो आपको यहां पे कुछ खरीदना पड़ेगा, कुछ बेचना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम है रीबैलेंसिंग। आप पहले लिखेंगे मॉडिफाइंग द करंट एसेट एलोकेशन, मॉडिफाइंग द करंट एसेट एलोकेशन, मॉडिफाइंग द करंट एसेट एलोकेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, जो पहले T0 में जो सोची थी, मान लेते 1:1 थी, उसको चेंज करना, उस प्रोसेस का नाम है रीबैलेंसिंग। सीधी सी बात। आई थिंक आपको बड़े सारे एग्जांपल्स मैंने बताने की कोशिश की। अब मैं केस स्टडी एग्जांपल, वर्कबुक के एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूं। सपोजिंगली आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, आपके पास 1,00,000 रुपए है इस मटके में, ये मटका पोर्टफोलियो का है, ये मटका आपको पैसे देगा। आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने इस इन्वेस्टर के लिए ये 1:1 की रेशो सोची थी ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क प्रोफाइल। इसलिए 2 एसेट्स उसने खरीदे 50,000 रुपए के, 50,000 रुपए के एज्यूम कर रहे हैं। ए के उसने शेयर्स खरीदे 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5 और बी के परचेज किए 5,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10। उस समय यही रेट चल रहा था। ये T0 का है जी, दिस इज T0, दिस इज T0, दिस इज T0, 50,000। नाउ द पॉइंट इज धीरे धीरे समय बदलने लगा और समय ने करवट ली और T1 पे आ गए। T1 का मतलब क्या है? एक बच्चा कह रहा है पता नहीं क्या है, वो झुक के बैठा है। बेटे कमर सीधी करके तो बैठा नहीं, वो सोच रहा है ये नॉर्मल यूट्यूब वीडियो है, बेवकूफ है, तो थप्पड़ मारूंगा खींच के। बेटे नॉर्मल नहीं है। T1 में समय बदला और पैसे भी बदले। अब पैसे कितने हो चुके? अब देखिए जी, T1 में जो एसेट आपने 5 रुपए का खरीदा था, मैंने अज्यूम कर लिया कि उसकी प्राइस अब 7 रुपए पर यूनिट हो चुका है और आपके पास कितने यूनिट्स हैं? 10,000। तो बताइए जी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 70,000। क्या आपको लगता है 70,000 आपको समझ आ गया? बेटा समय बदलेगा, वैल्यू चेंज होगी। मैं दूसरी बात ये अज्यूम कर रहा हूं कि इसकी वैल्यू, अज्यूम कर रहा हूं कि इसकी वैल्यू 5 रुपए ही रही है ना, ताकि आपके दिमाग में ज्यादा प्रेशर ना पड़े। तो इसकी वैल्यू भी 50,000 रुपए ही है, लेकिन फिर भी रेशो बदल गई, क्योंकि जो T0 में रेशो थी वो 1:1 की थी। अब रेशो कुछ अलग हो गई बेटे, 7:5 की रेशो हो गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? बिकॉज आई वॉन्ट दैट द रेशो शुड बी 1:1। तो मैं क्या करूंगा? कुछ शेयर्स ए के बेच दूंगा, क्योंकि उसकी प्रमोशन बढ़ गई है, मुझे प्रमोशन चाहिए 1:1। और कुछ शेयर्स मैं वाई के, बी के खरीद लूंगा। मेरी बात आप शायद समझ रहे हैं, बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव इज कि जो ओरिजिनल एसेट एलोकेशन थी वही ओरिजिनल एसेट एलोकेशन अभी भी होनी चाहिए, अभी भी 1:1 की रेशो आनी चाहिए, लेकिन वो 7:5 की आ गई है, क्योंकि 1 साल के बाद, कुछ पीरियड के बाद वैल्यू ऊपर नीचे हो गई है। तो उसको दोबारा से रीबैलेंस करने के प्रोसेस का नाम बेटा रीबैलेंसिंग है। आप चेक करिए ना, मैंने आपको बड़े प्यार से अपने नोट्स में पीपीटी तो देखिए मैंने बनाई हुई है दोस्तों, क्या बताऊं आपको। सब लोग खाली पीपीटी करा के बोल देते हैं, पास हो जाते हैं बच्चे, लेकिन यार रियलिटी में आपकी रियल एनरिचमेंट नहीं है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं है ना। पास होना एक बात अलग है, लाइफ में पास होना बात अलग है। तो कंसेप्ट नंबर 8, लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 8, एसेट एलोकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मनी across various asset categories, and within that categories we have different subcategories.
I have told you what I mean by strategic, what I mean by tactical, what I mean by dynamic. So I will say this is them and this is percentage. I think you are getting my point. Percentage allocation is also named as strategic asset allocation. स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन या परसेंटेज एसेट एलोकेशन एक ही बात है कि भाई कितने परसेंट मैं किस में डालूं, कितने परसेंट किस में डालूं, इसका पहले सोच विचार मैं करता हूं, तो इसका नाम है एसेट्स स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन. एंड अगर मैं मौके पे चौका मारता हूं ऑन द बेसिस ऑफ द अपॉर्चुनिटी, दैट इज डायनेमिक बिकॉज आई वांट टू मैक्सिमाइज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न रेट. उसका दूसरा नाम है टेक्टिकल. तो आपको ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है. अभी हम एक कंसेप्ट नंबर 9 में भी आएंगे, है ना. उसके बाद एक लेक्चर और लूंगा कि भाई इसको नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव के लिए फिर हम क्वेश्चंस करेंगे. बेटे मैं फिर रिपीट करता हूं, मैंने आपको पास के साथ साथ नॉलेज देनी है कि आप जब अपने क्लाइंट के पास जाओ, अभी आने वाले लेक्चर्स में मैं ये भी बताऊंगा कि जब आप क्लाइंट के पास बैठोगे तो क्या क्या उसको बातें बोलोगे, वो सारी बातें मैं रिकॉर्ड करके आपको देने वाला हूं. मिलते हैं दोस्तों. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.